हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम फिजिक्स के उन न्यूमेरिकल्स को देखेंगे जिन्हें आप बिना पेन कॉपी के सॉल्व कर सकते हैं, और ये बिल्कुल आसान है। बस हुआ ये है कि आज तक आप लोगों ने उस चीज़ को उस तरफ ध्यान दिया नहीं। ठीक है, एनर्जी का पार्ट 2 है आज का लेक्चर। पीवाईक्यूज हम देखने वाले हैं, और पहले हम कन्वेंशनल मेथड, जो पारंपरिक तरीका है हमारा लिख करके करने का, उससे करेंगे। और उसके बाद फिर हम बिना पेन कॉपी के ऑप्शन से देख करके, ठीक है, पता लगा लेंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। और वो एक हवेबाजी में या तुक्का नहीं होगा, वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंस के साथ आप श्योर रहेंगे कि आंसर वही होने वाला है। ठीक है, तो चलिए, सीखने के लिए बढ़िया ध्यानपूर्वक क्लास को, लेक्चर को अंत तक सुनते रहिए, क्योंकि आखिरी क्वेश्चन में भी आपको कुछ ना कुछ नया चीज मिलने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन है ना, द एनर्जी रिसीव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट by its position and configuration is called। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए मैं हिंदी में पढ़ देता हूं प्रश्न को, कि किसी भी वस्तु की स्थिति और उसके आकार के कारण जो उसके पास ऊर्जा है वो क्या कहलाती है। तो खैर, ये तो हमने एनर्जी के पार्ट 1 में ऑलरेडी देखा हुआ है। उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, माना स्थितिज ऊर्जा। तो ये होगा ऑप्शन सी, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो खैर थ्योरी क्वेश्चन हो गया, ये तो ऐसे भी आपके बिना पेन और कॉपी के बने। बट अब यहां से आते हैं न्यूमेरिकल्स को कैसे बिना पेन और कॉपी के अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टेप बाय स्टेप लिख करके समझेंगे, उसके बाद फिर वो वाले मेथड से जाएंगे। तो क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट विद मास m मूव्स विद स्पीड v एंड हैज काइनेटिक एनर्जी a। इफ इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड, सो व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी। हिंदी में मैं पढ़ दे रहा हूं हिंदी माध्यम अभ्यर्थियों के लिए, कि एक वस्तु की द्रव्यमान m है और स्पीड यानी कि चाल v है और गतिज ऊर्जा a है। यदि उसके वेग को दोगुना कर दिया जाए तो अब उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, वो आपको बताना है। चाहे तो स्क्रीन को पॉज करके सोच भी सकते हैं कैसे हो सकता है, उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे पहले स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप 1 क्या है दोस्तों, किन किन चीजों के बारे में कमेंट किया है पहले आप उसको देखेंगे। एक है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, फिर क्या है स्पीड, और फिर क्या है मास m। मगर इस क्वेश्चन में उस क्वांटिटी को भी आप देखिए जो क्वांटिटी बदल रही है और जो क्वांटिटी नहीं बदल रही है। तो यहां पर बदल क्या रहा है, वेलोसिटी जो है वो बदल रहा है ना, वेलोसिटी को डबल कर दिया गया है, ऐसा दिया हुआ है। क्या मास के बारे में कोई भी कमेंट किया गया है क्या क्वेश्चन में, नहीं किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इस काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला लिखेंगे जो कि होता है हाफ mv स्क्वायर, मतलब mv स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, स्टेप नंबर 1। दिस इज स्टेप नंबर 1। ठीक है, कि आप फॉर्मूला को लिखेंगे। ठीक है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर आप तो बोले थे बिना पेन और कॉपी के, वो मेथड में आएंगे। अभी पहले कन्वेंशनल मेथड से कर रहे हैं, उसके बाद फिर मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, इसको पहले समझिए। तो k इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय 2। अब यहां पर आपको उन चीजों को देखना है जो बदल रही है और वो चीजें जो नहीं बदल रही है। क्वेश्चन में m कैसा, कुछ भी कमेंट किया है कि m बदल रहा है, मास जितना था उतना ही है। तो बदल क्या रहा है दोस्तों, बदल रहा है आपका स्पीड, बदल रहा है, वेलोसिटी मतलब स्पीड। ठीक है, और चूंकि वेलोसिटी बदल रहा है तो हमको नया काइनेटिक एनर्जी निकालना है, मतलब k भी बदल रहा है। तो अब इसी एक्सप्रेशन को हम k के टर्म में, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी के टर्म में लिखेंगे, तो यह आएगा k इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। ये एक बहुत ही स्पेशल रिलेशन आ गया आपके पास, है ना, कि जैसे जैसे v बढ़ेगा k भी बढ़ेगा, है ना, और स्क्वायर रेट में बढ़ेगा। ठीक है, अब अगला देखिए क्या है, अगला स्टेप और ये फाइनल स्टेप। तो ये हो गया स्टेप नंबर 2। ठीक है, स्टेप 1 पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, जो भी क्वांटिटीज है उनके बीच का रिलेशन लिखेंगे। स्टेप 2 उन क्वांटिटीज को हटा देंगे जो कांस्टेंट है, मतलब जो अपरिवर्ती है, जिसका परिवर्तन नहीं हो रहा है, उन क्वांटिटीज के टर्म में लिखेंगे जो चेंज हो रहा है। v चेंज हो रहा था तो उसको लिखा, k को k लिखा, लेकिन अब ये v स्क्वायर के टर्म में लिखना है हमको, तो हम इज इक्वल टू तो नहीं लगा सकते, तो यहां पर क्या लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहां पर लगाएंगे। जैसे जैसे v बढ़ेगा k बढ़ेगा। ठीक है, फाइनल स्टेप जो लिखना है बड़ा ध्यान से देखिए, फाइनल स्टेप जिससे आपका आंसर आने वाला है ना, फाइनल स्टेप जो कि स्टेप नंबर 3।
ठीक है, निकालना है आपको नया काइनेटिक एनर्जी निकालना है वेलोसिटी के डबल होने पर। तो मैंने लिखा के न्यू, मतलब न्यू काइनेटिक एनर्जी, नई गतिज ऊर्जा। नीचे लिखूंगा के ओरिजिनल या के इनिशियल, मतलब में शुरुआत में गतिज ऊर्जा कितनी थी, ठीक है, इज इक्वल टू, ध्यान देंगे ये प्रोपोर्शनल, अब इसको भूल जाइए ना, इस फॉर्मूले को भूल जाइए, ये फॉर्मूला केवल स्टेप 2 को लाने के लिए था। अब फाइनल स्टेप हम किसके यूज से लाएंगे, स्टेप 2 से। अब देखिए इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह पर क्या लगाएंगे, इक्वलिटी का साइन, बहुत बढ़िया लगा दिया। अब ये के ऊपर है तो यहाँ वी ऊपर है ना, तो यहाँ के न्यू ऊपर है तो यहाँ क्या होगा, वी न्यू ऊपर, और क्या केवल वी है कि उसका स्क्वायर, स्क्वायर, तो यहां पर लगाएंगे स्क्वायर। और फिर नीचे के ओरिजिनल, मतलब काइनेटिक एनर्जी ओरिजिनल, तो यहां पर भी जो स्पीड आएगी या वेलोसिटी आएगी वो भी कैसी होगी, ओरिजिनल, और उसका भी स्क्वायर, ऐसा होगा। बहुत बढ़िया, ये कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, मैंने फिर से लिखा के न्यू जो हमको निकालना है। के ओरिजिनल दोस्तों कितना दिया है, शुरुआत में कितना है काइनेटिक एनर्जी, ए, तो यहां पर के ओरिजिनल की जगह क्या रखेंगे, ए, बहुत बढ़िया। नई वेलोसिटी, तो इफ इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड, मतलब पुराना जितना भी था अब जो नया वेलोसिटी है वो उसका डबल हो जाएगा। तो पुराना कितना था वो भी देख लीजिए आप, पुराना कितना दिया है शुरुआत में, v, तो v ओरिजिनल की जगह पर क्या आएगा, v, और v न्यू की जगह क्या आएगा, 2v, क्योंकि डबल हो गया, और दोनों का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया, यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो पॉज करके ले सकते हैं। अब अगला स्टेप क्या होगा, देखिए 2v का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4v स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ये v स्क्वायर कैंसल, और फाइनली आपको मिलेगा k न्यू इज इक्वल टू, ये 4 आएगा और इधर का a उस तरफ जाएगा तो 4a, मतलब कि कितना हो गया काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का 4 टाइम्स 4a। ऑप्शन नंबर ये आएगा दोस्तों 4k। एक्चुअल में ना ये 4k नहीं होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में 4a होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 4a, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में कितना दिया हुआ है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी a दिया हुआ है ना, तो वो होगा, ठीक है। तो ये करेक्शन कर लेंगे, बाकी ऑप्शन सी विल बी द आंसर। तो ये मेथड हो गया प्रोपोर्शनलिटी वाले को आपको यूज कैसे करना है वो। चलिए अब इसी क्वेश्चन को उस मेथड से करेंगे कि बिना पेन और कॉपी के कैसे होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा समझना ये पड़ेगा कि ये एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है, ये बिल्कुल आपको याद रहेगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इतने बार आप लेक्चर्स में सुन लेंगे इसको कि आप ही याद हो जाएगा। तो यहां से ये चीज भी पता चल जाता है कि k इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, है ना, ये हमने पहले भी लिखा यहाँ पर, तो यहां से ये चीज पता चल गया k इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। अब जो मैं करने जा रहा हूं उसको देखिए, अगर v जो है स्पीड 2 टाइम्स होता है तो जो k हो जाएगा वो कितना टाइम्स होगा, 2 स्क्वायर टाइम्स, मतलब कि 4 टाइम्स। मतलब दोस्तों जो ओरिजिनल न्यू काइनेटिक एनर्जी है वो पुराने वाले का 4 टाइम्स हो जाएगी। मतलब अगर पुराना काइनेटिक एनर्जी 100 जूल था तो नया काइनेटिक एनर्जी 4 into 100 400 जूल हो जाएगा, है ना। अच्छा, और एग्जांपल देखिए, अगर बोलता है क्वेश्चन में कि स्पीड को कर दिया 3 टाइम्स, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर दैट इज 9 टाइम्स। तो नई काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, पुरानी काइनेटिक एनर्जी के 9 टाइम्स, 9k। क्लियर है ना। अच्छा, यहीं पर अगर स्पीड को बोल देते हैं कि आधी हो गई मतलब 1/2 टाइम्स हो गया, है ना। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर, मतलब कि 1/4 हो जाएगा, मतलब 1/4 हो गया। तो जो नया काइनेटिक एनर्जी आएगा वो क्या हो जाएगा, k/4। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, k into 9 टाइम्स, k into 4 टाइम्स, तो 1/4 टाइम्स मतलब k into 1/4, तो कितना आ जाएगा, k/4। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये वर्बली नहीं हो सकता, आपको पता है k इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, मैंने कह दिया कि जो स्पीड है वो 10 टाइम्स हो गया, तो अब काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर मतलब 100 टाइम्स। मैंने कहा कि स्पीड जो है वो 5 गुना हो गया, चाल या वेग कितना हो गया, 5 गुना, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी,
काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 5 का स्क्वायर 25 टाइम्स, 5 का वर्ग 25 गुना। तो बना ना वर्बली, कुछ भी दे दे, स्पीड को 8 गुना दे दे तो गतिज ऊर्जा 8 का वर्ग 64 गुना। स्पीड को 20 टाइम्स कर दे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 टाइम्स। ठीक समझ रहे हैं, केवल स्क्वायर लगा देना है उतना टाइम्स। अब बताइए इसके लिए जरूरत है क्या पेन और कॉपी का, बिल्कुल जरूरत नहीं है, बशर्ते दिमाग में यह रहना चाहिए k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, k इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। स्पीड 1 टाइम तो k 1 का स्क्वायर 1 टाइम, स्पीड 3 टाइम तो k 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स, स्पीड 6 टाइम्स तो k 6 का स्क्वायर 36 टाइम्स, स्पीड 7 टाइम्स तो k 7 का स्क्वायर 49 टाइम्स। ठीक है, तो बस अच्छा एक चीज मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूं कि आप लोगों को 1 से लेकर के 25 तक का, 1 से 25 तक का पहाड़ा जो टेबल है वो याद होना चाहिए, और 1 से 25 तक का जो स्क्वायर है वर्ग वो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, और नहीं भी याद होगा तो बताइएगा, मैं उसका भी आपको टेक्निक बता दूंगा याद करने का। चलिए अगला देखते हैं। A compressed spring possesses more energy than a spring of normal length because the compressed spring has, एक संपीड़ित स्प्रिंग के पास अधिक ऊर्जा होती है एक उस स्प्रिंग से जिसकी लंबाई सामान्य है जो असंपीड़ित है। ऐसा क्यों? तो ये हमने देखा हुआ है एनर्जी के पार्ट 1 के लेक्चर में, जहां पर हमने वहां पर पूरे उसके थ्योरी को कवर किया है कि कंप्रेस्ड स्प्रिंग के पास दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। हम जो स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए एनर्जी लगाते हैं ना, वही एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर हो जाती है और उसी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही आप हटाते हो अपने हाथ को, झटके से स्प्रिंग अपने ओरिजिनल लेंथ में आना चाहता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में फिर कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा पोटेंशियल एनर्जी होता है। अच्छा एक चीज और यह है कि आप एनर्जी का पार्ट 1 एक बार देख लेंगे तो आज के लेक्चर में आपको और हेल्प मिलेगा, है ना। तो एनर्जी के पार्ट 1 को भी आप जरूर विजिट करिए, उसमें भी पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके बाद हमने उसमें कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि पूछे जा सकते हैं, और उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स हमने देखा है। ठीक है, तो थ्योरी के लिए आप एनर्जी का पार्ट 1 जरूर देखें। और एक लेक्चर है जहां पर एनर्जी और वर्क के बीच का रिलेशन है, जो कि रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर आएगा पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। बाकी कौन कौन सी एनर्जी दी गई है, केमिकल, काइनेटिक, हीट, ये सब नहीं आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू। बोल रहा है जब बंदूक से गोली को फायर किया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित होती है। देखें, जैसे ही हमने बुलेट गन का ट्रिगर प्रेस किया वहां से बुलेट निकलती है। बुलेट किससे निकलती है? स्पीड से निकलती है, भाई गति होती है ना उसके पास, और गति के कारण किसी भी वस्तु में जो ऊर्जा होती है वो कहलाती है गतिज ऊर्जा। एनर्जी इन एनी ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन और बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, माना गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट, सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, थ्योरी क्लियर है तो 60 बनता है। ठीक है, चलिए अब फिर से एक न्यूमेरिकल आया है, अब मजा आएगा। देखिए पहले इस न्यूमेरिकल को हम कन्वेंशनल मेथड से करेंगे लिख करके, और उसके बाद फिर इसको मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, 2 तरीके, जिससे कि आप बिना पेन और कॉपी के केवल 5 सेकंड, वो भी शायद ना लगे, और उससे आप बता देंगे कि इसका आंसर कितना आएगा, है ना। दिखने को 3 लाइन का क्वेश्चन है ना, ठीक है, 2 लाइन का, और इसके ऑप्शंस बड़े बड़े दे दिए हैं, बट चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले, 2 steel balls of mass 5 kg and 10 kg have same kinetic energy, which ball is moving fast, है ना। 2 स्टील गेंद हैं, एक का द्रव्यमान है 5 किलोग्राम, दूसरे का द्रव्यमान है 10 किलोग्राम, दोनों की गतिज ऊर्जा समान है, दोनों में से कौन सी गेंद तीव्र गति से गतिमान है, ये आपको निकालना है। मतलब सीधी सी बात भाई, जिसका स्पीड ज्यादा वो फास्ट है। तो हमको इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, स्पीड निकालने को कह रहे थे। पूरा आप स्पीड का वैल्यू निकालने में मत लग जाएगा दोस्तों, है ना, एमसीक्यू है, टाइम का बहुत वैल्यू है। जितना पूछ रहा है वहीं तक अप्रोच करिए, और कैसे करना है अब हम वो डिस्कशन में ले लेते हैं। तो पहले कन्वेंशनल मेथड से जाएंगे। अब मैं आपको जो कन्वेंशनल मेथड बता रहा हूँ वो भी एक तरीके का शॉर्ट में
शॉर्ट मेथड ही है प्रोपोर्शनलिटी वाला। सबसे पहले किन किन चीजों के बारे में कमेंट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी और विच ऑफ दिस मूविंग फास्ट। फास्ट मतलब हमको किसके बारे में देखना है, स्पीड के बारे में निकालना है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी और स्पीड के बीच का रिलेशन पहले देखिए। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय 2, एम वी स्क्वायर बाय 2। कौन फास्ट मूव कर रहा है ये निकालना है, मतलब स्पीड निकालना है। तो स्पीड को एक तरफ रखेंगे, ये आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k बाय एम, इजंट इट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा दोस्तों, देखिए मैं लिखूंगा v को, और स्क्वायर है ना तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे, ठीक है, और एक्सप्रेशन लिखेंगे 2k बाय एम। ठीक, यहां तक मामला सेट है, ऐसा हमने कर लिया। अब ये हो गया स्टेप नंबर 1, भाई जिसके बारे में निकालना है उसका फॉर्मूला हमने निकाल लिया। फिर स्टेप 2 हमने क्या देखा था अभी कुछ देर पहले न्यूमेरिकल में भी, कि उन क्वांटिटीज को देखिए जो सेम है और उन क्वांटिटीज को चेक करें जो कि चेंज हो रही है। तो यहां पर सेम कौन सी क्वांटिटी है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम है, देखिए दिया है समान गतिज ऊर्जा, सेम काइनेटिक एनर्जी। तो अब इस एक्सप्रेशन के बाद हम जो अगला एक्सप्रेशन लिखेंगे वो किस फॉर्मेट में लिखते थे, इक्वलिटी के फॉर्मेट, ऐसा लिखते थे ना। अब यहां पर केवल उन चीजों को लिखेंगे जो कि चेंज हो रही है। कौन चेंज हो रहा है, दोनों में चेंज क्या है, 5 kg और 10 kg। अरे 5 kg 10 kg क्या, मास चेंज हो रहा है। तो यहां पर केवल और केवल क्या लिखेंगे, मास, लेकिन स्क्वायर रूट के साथ आएगा, स्क्वायर रूट है ना पूरे में। और ऊपर 2 के लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट है। ये मैं पहले न्यूमेरिकल में भी आपको बताया था कि जो कांस्टेंट की चीजें हैं उसको यहां पर नहीं लिखते। तो कुछ नहीं आएगा तो यहां क्या आएगा, 1 आएगा। तो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले समझ गए पहले। इसके पहले की न्यूमेरिकल में हमने क्या लिखा था, याद होगा आपको, k is directly proportional to v स्क्वायर लिखा, क्योंकि वहां पर इन दोनों के बीच का रिलेशन चाहिए था, m कांस्टेंट था, है ना। यहां पर हमने क्या किया है, v को इस तरफ लिखा है और इस तरफ से k हटा दिया क्योंकि यहां पर k कांस्टेंट है। तो प्रोपोर्शनलिटी वाले एक्सप्रेशन में क्या होता है, जो कांस्टेंट चीज है उसको हटा देते हैं और केवल वही लिखते हैं जो चीज चेंज हो रही है। तो मास यहां पर चेंज हो रहा है। दोस्तों जो क्या बोलना चाहिए, नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि इस फॉर्मेट में कोई चीज आ गई ना, जैसे कि x प्रोपोर्शनल टू, मैंने यहां पर लिखा x प्रोपोर्शनल टू 1 बाय y, ऐसा लिखा, इसी तरीके से मिलता जुलता है ये देखिए। तो मैथ्स में या फिजिक्स में इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। मतलब कैसा संबंध है ये, व्युत्क्रमानुपात संबंध, इसे हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात संबंध, ठीक है। व्युत्क्रमानुपात संबंध या इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है कि इसको लिखने का तरीका तो खैर ये है। अब यहां देखिए x की जगह पर क्या है v और y की जगह पर क्या है रूट m। इसका मतलब ये होता है कि एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। मतलब यहां पर अगर y बढ़ेगा तो x से कम होगा। तो उसको फिजिक्स में इस तरीके से हम लिखते हैं प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में, या मैथ्स में ऐसा लिखते हैं। तो यहां पर v इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई m रूट m। इसका मतलब क्या है, m बढ़ेगा तो v कम होगा और v बढ़ेगा तो m कम होगा। तो रिलेशन क्या निकल रहा है यहां से कि इफ m इंक्रीजेस इंप्लाइज दैट v डिक्रीजेस, और क्या निकलेगा, यदि m कम होता है तो इसका मतलब v बढ़ता है, ठीक है। इनवर्स रिलेशन, जब कभी भी आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं ये रिलेशन आएगा, इनवर्स रिलेशन, और वहां से आपको ये पता लग जाता है कि एक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। तो यहां पर आपको पूरे स्पीड का वैल्यू निकालने नहीं बैठ जाना है। बहुत से कैंडिडेट्स क्या करेंगे, दोनों के लिए स्पीड की वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, फालतू 1 से 1.5 मिनट चले जाएगा उस, जबकि आपको स्पीड की वैल्यू निकालने बोल ही नहीं रहा है, बस ये बता रहा है कि किसकी स्पीड, बस ये पूछ रहा है कि किसकी स्पीड ज्यादा होगी, कितनी होगी नहीं, किसकी ज्यादा होगी। तो किसकी ज्यादा होगी वो डायरेक्ट इस रिलेशन से निकल जाएगा। ये इनवर्स रिलेशन है ना, जिसका मास ज्यादा उसकी स्पीड कम, जिसका मास कम उसकी स्पीड ज्यादा। तो दोस्तों यहाँ पर मास किसका कम है, 5 kg और 10 kg में, मतलब 5 kg वाले का ही कम है ना, उसका 5 kg, ठीक है, तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5 kg बॉल इज मूविंग फास्टर। दिस इज द आंसर डियर फ्रेंड्स, 5 kg बॉल इज मूविंग फास्ट,
ठीक है, रिलेशन कैसे निकाला हमने, तो आप क्या समझ में आया, पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला के बाद प्रोपोर्शनलिटी के टर्म में लिखा, फिर ये देखा कि ये डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स रिलेशन है ना। डायरेक्ट रिलेशन मतलब जो पहले आया था, k इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, मेहनत ज्यादा करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, डायरेक्ट रिलेशन। टाइम पास ज्यादा करेंगे तो रिजल्ट कम आएगा, इनवर्स रिलेशन, व्युत्क्रमानुपात संबंध। तो ये कैसे आया, इनवर्स रिलेशन आया है ना। और इनवर्स आ गया मतलब अगर मास बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो दोनों में से जिसका मास ज्यादा उसकी स्पीड कम, तो जाहिर सी बात है एक 5 किलोग्राम का एक 10 किलोग्राम का, तो 5 किलोग्राम तेजी से जाएगा। चलिए ये तो हुआ क्या, आपका कन्वेंशनल मेथड हमने निकाल लिया। अब बिना पेन और कॉपी के कैसे होगा, तो बिना पेन और कॉपी के एक मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं जो आपको सोचना है। देखिए दोनों के पास सेम काइनेटिक एनर्जी है, सेम एनर्जी दिया है कि नहीं, दोनों के पास बिल्कुल सेम एनर्जी है दोनों के पास। अब आप खुद सोचिए, दो आपके पास ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, एक ऑब्जेक्ट है 5 किलोग्राम का और दूसरा ऑब्जेक्ट है 30 किलोग्राम, ठीक है। आप वही हैं, एक बार आपने क्या किया, 5 किलोग्राम को धक्का देना शुरू किया, 10 मीटर गया, उसके बाद फिर आपने 50 किलोग्राम को धक्का देना शुरू किया, 10 मीटर गया। सारी कंडीशन सेम है, लेवल रोड है, बारी बारी से आपने धक्का दिया, धक्का देने वाले आप ही हैं। आप इमेजिन करें कि आप खुद धक्का दे रहे हैं, तब आपको सही में आंसर मिल जाएगा, क्योंकि फिजिक्स हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठे रहता है, ठीक है। तो आप इमेजिन करें कि आप खुद हैं, एक बार आप 5 किलोग्राम को धक्का दे रहे हैं और एक बार आप ही हैं जो 50 किलोग्राम को धक्का दे रहे हैं। तो हम मान के चलते हैं कि दोनों केसेस में आपके पास एनर्जी सेम है। तो जब आप 5 किलोग्राम को धक्का देंगे, सेम एनर्जी आपने ट्रांसफर किया उस ऑब्जेक्ट को, तो 5 किलोग्राम वाला जिस भी स्पीड से जा रहा था, ठीक है, लेट इट बी x। अब आपने क्या किया, 50 किलोग्राम वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको धक्का देना चालू किया। आपके पास अभी भी एनर्जी उतनी ही है, क्योंकि धक्का देने वाले आप ही हैं, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि आप सेम एनर्जी अब 50 किलोग्राम में भी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अब 50 किलोग्राम को आपने धक्का देना चालू किया, मान लिया 50 किलोग्राम वाला y स्पीड से जा रहा है। अब आप खुद आंसर करिए, कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा तेज रहेगा, सोचिए, 5 किलोग्राम वाला कि 50 किलोग्राम। तो आपको समझ में आ रहा है, अगर मैं इसको और कम कर दूं, 500 ग्राम, आधा किलोग्राम का रख दूं और आप उसको धक्का दे रहे हो, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट भारी होते जाएगा, आप जो धक्का देंगे, भले आप सेम एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, बट वो ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है, जो आप धक्का दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो स्पीड में आ रही है, लेकिन उसकी स्पीड क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। आप 50 से बढ़ाकर 60 कर देंगे तो अब आप उतना ही एनर्जी देंगे, लेकिन अब वो और कम स्पीड से जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो हो सकता है खसके ही ना, खैर वो एक अलग बात है। बट यहां पर ये चीज तो तय है कि हैवियर द ऑब्जेक्ट लेसर विल बी द स्पीड इफ द एनर्जी बीइंग सेम। जितना वस्तु भारी उतनी उसकी गति कम, यदि ऊर्जा सेम है तो। ये नोट पॉइंट लिख लीजिए। अब इसमें बताइए, क्वेश्चन में दे दिया है दोनों के पास ऊर्जा समान है, सेम एनर्जी है, तो किसका स्पीड ज्यादा होगा, जो हल्की होगी वो ज्यादा स्पीड भागेगी, सीधी सी बात है ना। तो ये है कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, आप खुद जब धक्का दे रहे हैं तो भारी चीज को जब आप धक्का देंगे तो वो कम स्पीड से जाएगी, और हल्की चीज को धक्का देंगे तो ज्यादा स्पीड से आप उसको दौड़ाते हुए ले जा सकते हैं, ठीक है। इट इज लाइक कि आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल के पीछे बैठा है 5 किलोग्राम 5 साल का कोई बच्चा बैठा है, आप साइकिल को तेज भगा रहे हैं, है ना, और अब पीछे बैठ गई आंटी 90 किलो की। अब आपको भगाने में, अब आप तेज भगा पाएंगे क्या, नहीं भगा पाएंगे, समझ रहे हैं आप। जैसे जैसे वेट बढ़ते जाएगा, स्पीड जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि एनर्जी सेम है, ठीक है। साइकिल वाले एग्जांपल भी बहुत बढ़िया एग्जांपल, चलाने वाले आप ही हैं, साइकिलिस्ट आप ही हैं, सेम एनर्जी आप दोनों में लगा रहे हैं, जब बच्चा बैठा था तब भी, जब आंटी बैठी थी तब भी। बट स्पीड कब भागेगी साइकिल, जब बच्चा बैठा था तब, क्योंकि वो हल्का है, ठीक है। तो इतना सब ताम झाम करने का जरूरत भी नहीं है एग्जाम में, केवल क्वेश्चन को रीड किया, सेम एनर्जी, जो हल्की वो तेज, जो भारी वो धीरे, क्वेश्चन कंप्लीट, 5 सेकंड लगेगा। अब अगर इसी को कोई पूरा सॉल्व करके करता है, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे, वो गलत नहीं कर रहे हैं, पूरा सॉल्व करके पूरा दोनों का स्पीड भी निकाल लेंगे, 5 किलोग्राम कितना स्पीड का है, 10 किलोग्राम कितने स्पीड का है, और पूरा उनने 1.5 मिनट इसमें दे दिया। होगा क्या, 1.5 मिनट से ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, बट आगे के क्वेश्चन का आपने टाइम ले लिया ना दोस्तों, ठीक है। तो
तो जो क्वेश्चन जितना डिजर्व कर रहा है उतना ही समय उसको दें। चलिए, एट द टाइम ऑफ रिलीजिंग एन एरो इन ए ड्रॉन बो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बो चेंज। जब आप तीर को छोड़ते हैं तो स्थितिज ऊर्जा रहती है स्ट्रिंग में, वो किस में कन्वर्ट होते हैं? जाहिर सी बात, जैसे ही छोड़ते हैं वो स्पीड में आता है। स्पीड में आ गया मतलब कौन सा एनर्जी हो गया उसके पास? काइनेटिक एनर्जी, दैट इज गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है ना? उसको बताना है जो नहीं है। चलिए बारी बारी से देखते हैं। कंप्रेस्ड स्प्रिंग की बात करें दोस्तों तो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास होता है। जैसे ही आपने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, उसका शेप, उसके साइज में चेंज आ गया, तो जो आपने एनर्जी लगाया ना उसको कंप्रेस करने के लिए, वही उसमें स्टोर हो जाता है। तो हर परिस्थिति में अगर आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया है तो हमेशा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा ही, नो डाउट। फ्लोइंग वाटर, अब देखें वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ना एक चीज आपको समझना होगा कि आपको वो विकल्प चुनना है जो कि दिए गए विकल्पों में से ज्यादा सही है। पूर्ण सही के चक्कर में नहीं जाएंगे, ज्यादा सही को देखें, है ना। यू हैव टू सेलेक्ट दैट ऑप्शन माय डियर फ्रेंड्स अमंग द गिवन फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच इज more correct than the remaining options. You don't need to select the exact actual option which is 100% correct, है ना। ऐसा हो सकता है कोई एक ऑप्शन 100% करेक्ट ना हो, लेकिन दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ज्यादा सही है वो देखना है। अब जैसे मैं फ्लोइंग वाटर की बात करूं तो डिपेंड करता है, अगर ये पानी जमीन पर चल रही है, जैसे नदी हमको दिखता है ना, नदी में पानी बहते हुए दिख रहा है ग्राउंड लेवल पर, तब अब ग्राउंड लेवल पर है मतलब इसके लिए H क्या हो जाएगा? 0। जब H 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी mgh के हिसाब से क्या आ जाएगा? 0। तो वो पानी जो नदी में या जमीन पर बह रही है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, क्योंकि हाइट 0 है। केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी होगा उसके पास, यानी कि गतिज ऊर्जा। लेकिन अब मान लीजिए यहां पर पहाड़ है और आपको पता है जो नदियों का उद्गम स्थल है, जहां से ओरिजिन है, तो पहाड़ों पर ही है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, वहां से ग्लेशियर से आपकी कोई नदी निकलते निकलते आ रही, तो पहाड़ से वो नदी क्या हो रही है? नीचे आ रही है। अब यहां पर देखिए, नदी जब नीचे आ रही है तो उसके पास जाहिर सी बात है स्पीड है, और चूंकि वो एक हाइट मर है तो उसके पास mgh के हिसाब से क्या है? पोटेंशियल एनर्जी भी है। मतलब उस नदी के पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, उस नदी के पानी के पास पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा भी है, क्योंकि ऊंचाई पर है। तो mgh के हिसाब से, और स्पीड 4 होने के कारण उसके पास और क्या है? काइनेटिक एनर्जी भी है, mv²/2 के हिसाब से। तो जब प्रश्न में ये देता है फ्लोइंग वाटर मतलब बहती हुई पानी, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है और काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है। तो पोटेंशियल भी हो सकता है, काइनेटिक भी हो सकता है। अच्छा, काइनेटिक हो सकता है नहीं, काइनेटिक तो रहेगा ही, क्योंकि फ्लोइंग बोल दिया है। हमको कमेंट किसके बारे में करना है? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कब होगा? जब वो पहाड़ से मतलब जमीन के ऊपर बह रही है अगर, तब डेफिनेटली उसके पास स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh के हिसाब से। लेकिन अगर वो जमीन पर बह रही है ना, नदी अगर नीचे आ गई है, नीचे बह रही है, जैसे नहर नाला इस तरीके से रहता है, तो वहां पर उसका पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। केवल और केवल क्या होगा? फ्लो के कारण काइनेटिक एनर्जी होगा। तो फ्लोइंग वाटर में पोटेंशियल एनर्जी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कंप्रेस्ड स्प्रिंग में हमेशा होगा ही। अब रेज्ड हैमर मतलब समझते हैं ना, हथौड़ा जो है उसको उठा के रखा हुआ है। अब जाहिर सी बात है, उठाया हुआ है तो जमीन से ऊपर है, तो जमीन से ऊपर होने के कारण उसके पास कौन सी एनर्जी आएगी? mgh के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी, और वो होगी ही, 100% श्योर, हमेशा होगा। वाटर स्टोर्ड इन अ डैम, अगेन डियर फ्रेंड्स, जो डैम है वो ऊंचाई पर ही बनाया जाता है ताकि उसके गेट खोलने पर पानी नीचे गिरे और गिर करके टरबाइन को घुमाए, और टरबाइन घूमे तो टरबाइन कपल रहता है जनरेटर से, तो जनरेटर में आर्मेचर घूमेगा जो कि मैग्नेट्स के बीच में है, और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो डैम का तो पर्पस ही है कि उसको हाइट में रखना है, तभी तो पानी ऊपर से नीचे गिर के टरबाइन को घुमाएगा। आर यू गेटिंग? तो पोटेंशियल एनर्जी 100% श्योर रहेगा। अब देखिए, अब मैंने कहा ना आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि बाकी से ज्यादा सही है।
चारों के पास पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें हमेशा पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, बट जो फ्लोइंग वाटर वाला केस ऐसा है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको इसीलिए हम यहां पर आंसर कौन सा लेंगे, ऑप्शन बी फ्लोइंग वाटर, क्योंकि हमको वो ऑप्शन बताना था जो कि पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल, उदाहरण नहीं है। तो फ्लोइंग वाटर हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। किस केस में नहीं होगा, जब वो जमीन की सतह पर बह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम अ माउंटेन हैज। अब माउंटेन मतलब ऊपर से कहीं से कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है ना, मैंने मान लिया यहां से कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है। ठीक है, अब ये गिर रहा है, ये नीचे जमीन है दोस्तों। अब जब गिर रहा है तो इसके पास स्पीड भी है और किसी हाइट पर है, ये अभी जमीन पर पहुंचा नहीं है, तो इसके पास ना स्पीड, काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी द ऑप्शन हियर। ठीक है, सबसे एक्यूरेट ऑप्शन यही है। केवल काइनेटिक नहीं कह सकते, केवल फ्रिक्शन तो खैर घर्षण है, वो तो बात ही नहीं है उसका। और केवल पोटेंशियल कब कहते हैं, जब वो किसी ऊंचाई पर रखा हुआ है, गिर नहीं रहा है, लेकिन गिर रहा है बोल रहा है मतलब स्पीड में है वो ना, तो दोनों स्पीड लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट, what will be the kinetic energy of an object weighing 22 किलोग्राम at a speed of 5 मीटर पर सेकंड। आपको वस्तु की गतिज ऊर्जा निकालनी है जिसका भार 22 किलोग्राम है और चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है। चलिए, फॉर्मूला, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर टाइप क्वेश्चन। mv स्क्वायर बाय 2, m दिया हुआ है 22 और स्पीड है 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो ये 2 1 जा है ना, ऐसा आ गया। ये कितना हो जाएगा देखिए, 11 गुणा 25, तो ये आ जाएगा 275 जूल। दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, फॉलिंग कोकोनट हैज। इसके पहले ध्यान से देखें, ये वाले क्वेश्चन में पहाड़ से कुछ गिर रहा था तो हमने क्या बोला था, बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्थितिज और गतिज दोनों थी यहां पर। अब यहां पर क्या बोल रहा है, फॉलिंग कोकोनट, मतलब कोई कोकोनट गिर रहा है, नारियल गिर रहा है, तो उसके पास कौन सी ऊर्जा, तो हमको पता है। अब गिर रहा है मतलब वो किसी ऊंचाई पर भी है और गति में भी है, तो काइनेटिक और पोटेंशियल, गतिज और स्थितिज दोनों है। लेकिन अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि दिए गए में से ज्यादा सही है। तो क्या उसके पास साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, काइनेटिक या न्यूक्लियर, तो ये 3 तो नहीं है ना उसके पास, लेकिन काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल भी है नो डाउट, बट काइनेटिक तो है ना दिए गए में से में, इसलिए कौन सा आंसर आएगा, काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 11 kg इज एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, फाइंड द एनर्जी कंटेंट इन इट। जब कोई वस्तु 11 किलोग्राम की 5 मीटर ऊंचाई पर है तो उसके पास कितनी ऊर्जा है, ये आपको निकालना है। लिसन, जब कोई भी ऊंचाई पर है वस्तु तो उसके पास स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। अब वर्बली कर सकते हो दोस्तों, 11 m है, g है आपका 9.8 और h है 5, 9.8 इंटू 5 49, 11 इंटू 49, ये आपको करना है ना, तो वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए बता भी देता हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू mgh, 11 इंटू 9.8 इंटू 49, ये फाइनली कितना आ जाएगा, 9.85, सॉरी 49 नहीं, ये दिस इज 5 ना, 5 किलोग्राम, 5 हाइट दी है। ठीक है, तो दिस इज 11 इंटू 49, तो ये हो जाएगा 11 5 जा 55, 550, दैट माइनस 1 करेंगे, दैट इज 539 जूल। ठीक है, मैं आपको ये जो कैलकुलेशंस आते हैं ना उसको भी वर्बली करना बता दूंगा किसी लेक्चर में। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 120 जूल। ठीक है, राइट, जो जो दिया है दिल्ली लिखने 120 जूल, क्लियर। मास दे दिया है दैट इज 15 kg, यू हैव टू फाइंड स्पीड, वेलोसिटी निकालना है आप। ठीक है, तो एज वी नो k इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय
2। यहां से v स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज 2k/m। ठीक है, रख देंगे। k है आपके पास 120 और मास है 15। 15 1 जा 15 8 जा। ठीक, ये हो गया। तो यहां से v स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू √16 वर्गमूल 16। तो ये कितना आ जाएगा? दिस इज 4 मीटर पर सेकंड। दिस इज द आंसर। ठीक है, ऑप्शन इज 4 मीटर पर सेकंड। ध्यान से देखिए, 4 देके फंसाने की कोशिश किया है, यूनिट्स को बदल दिया है ना। कौन सा वाला यूनिट लेंगे आप जिसमें 4 मीटर पर सेकंड? पावर में क्या है? ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी 4 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, बाय द टर्बाइन्स फ्लोइंग वाटर एंड एयर आर यूज्ड फॉर चेंज इन। टर्बाइन है तो टर्बाइन को कौन घुमाता है? जैसे कि हम पावर प्लांट की बात करें, थर्मल पावर प्लांट की बात करें, तो वहां पर स्टीम आता है बॉयलर से, और स्टीम को बिल्कुल प्रेशराइज्ड स्टीम जिसका टेम्परेचर 600-700 डिग्री सेल्सियस रहता है, टरबाइन की तरफ उसे छोड़ा जाता है ना, पाइप के थ्रू। वो स्टीम पूरे एनर्जी से टरबाइन को हिट करता है और टरबाइन घूमना चालू होता है। काइनेटिक एनर्जी आ गया। फिर से वही, एक बार कोई चीज घूम गई ना, मतलब आप उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। घुमाने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कहीं पर स्टीम घुमाया तो वो थर्मल एनर्जी, थर्मल पावर प्लांट हो गया। कहीं पर पानी घुमाया जो डैम से आ रहा है तो वो हाइड्रो पावर प्लांट हो गया। आप समझ रहे हैं? केवल और केवल आपको क्या करना है, टरबाइन को घुमाना है। उसके अलग अलग तरीके हैं। वो अगर हवा घुमाई तो वो विंड मिल हो गया, पवन चक्की वाला। तो कुल मिला के आपको टरबाइन को घुमाना है। क्यों? क्योंकि टरबाइन कपल रहता है दोस्तों जनरेटर से, मतलब आर्मेचर। जनरेटर मतलब आर्मेचर। फिर से वही कहानी चालू, वो मैग्नेट्स के बीच में है तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल वहां पर बिजली पैदा हो जाती है। तो केवल घुमाने का ही जो तरीका है वो अलग अलग है। तो क्या हो रहा है, वो घूम क्यों रही है भाई? क्योंकि जो है पानी आए, चाहे हवा आए, चाहे स्टीम आए, वो अपने साथ कौन सी एनर्जी लेकर आ रहा है? उसके पास स्पीड है, और स्पीड होने के कारण उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा। और वही गतिज ऊर्जा के कारण टरबाइन घूमता है, फिर वो जनरेटर के आर्मेचर घूमते हैं तो वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो ये ऑप्शन आएगा, काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सारे चीज एनर्जी के पार्ट 1 में हमने बकायदा डिटेल से डिस्कस किया है, तो आप प्लीज जरूर वहां विजिट करें। यू विल एंजॉय द लेक्चर। चलिए नेक्स्ट, मैकेनिकल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डियर फ्रेंड्स, है ना। यांत्रिकी ऊर्जा में से अगर आप गतिज ऊर्जा को हटा दें तो क्या बचता है? स्थितिज ऊर्जा। आपको याद होगा हमने लिखा था टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, लिख देता हूं। चलिए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी की अगर हम बात करें, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इसको हमने लिखा था दोस्तों काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ठीक है, कुल यांत्रिकी ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा। तो यहां पर जाहिर सी बात है ना, पूछ क्या रहा है भाई, इसको इस तरफ लाओगे ना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी को मैंने ई लिखा, माइनस काइनेटिक को के लिखा, तो इस तरफ क्या बचेगा? पी बचेगा, पोटेंशियल एनर्जी। यही आंसर है। नेक्स्ट, an object of 12 kg is placed at a certain height from the ground. If the potential energy of the object is 600 joule, find the height of the object with respect to the ground. एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 12 किलोग्राम है, वो ग्राउंड से, जमीन से कितने ऊंचाई पर है वो ज्ञात करना है, यदि उसकी स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है। अभी तक ना हाइट दे करके पोटेंशियल एनर्जी पूछता था, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी दे दिया और हाइट पूछ रहा है। देखिए, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला क्या है? mgh। आप एक चीज समझिएगा दोस्तों, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बनाने वाले की ना मजबूरी को समझिएगा। पोटेंशियल एनर्जी एक क्वांटिटी, m दूसरा क्वांटिटी, g तो कांस्टेंट है, उसको तो कोई दे या ना दे इससे फर्क पड़ता नहीं है, हमको पता है उसे क्या लेना है। और h हाइट, तो कितने पैरामीटर्स आ रहे हैं देखा जाए तो, कांस्टेंट को हटा दें तो 3 पैरामीटर्स, दिस इज 1, m दूसरा और h तीसरा। तो जब कभी भी कोई क्वेश्चन डिजाइन करेगा वो इन 3 में से ही किसी एक चीज को गायब करेगा।
अगर पोटेंशियल एनर्जी को गायब कर दिया तो उसको एम और एच की वैल्यू मतलब मास और हाइट की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो एक क्वेश्चन तैयार करके आप खुद क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हैं। उसने पोटेंशियल एनर्जी दे दिया और एम दे दिया तो एच निकालने बोल देगा, जो कि ये क्वेश्चन है। हो सकता है इस बार ऐसा दे दे और लोग बोले कि पैटर्न बदल गया है, वो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी दे दे और हाइट दे दे और आपको एम निकालने को पूछ ले। कहने का मतलब 3 में से 1 गायब करेगा और 2 को देना उसकी मजबूरी है। अगर नहीं भी देता है तो वो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट देगा जिससे कि वो 2 की वैल्यूज निकल जाए और उसके बाद आप तीसरे को निकालेंगे। तो उस प्रॉब्लम के अंदर ही उसका सॉल्यूशन है, इसलिए कहते हैं एवरी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन। तो पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया है यहाँ पर, दैट इज 600। मास कितना दिया हुआ है 12 kg। जी की वैल्यू बोल दिया 10 लेने के लिए, 10 लीजिए और फाइनली फिर क्या आ जाएगा एच, जो कैंसिल हो रहा है 10 10 कैंसिल, 12 1 जा 12 5 जा, एक बार में आ गया आंसर h इज इक्वल टू 5 मीटर। 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। यूनिट्स को ध्यान देंगे, 5 देख करके किसी में भी नहीं लगाएंगे, है ना। 5 मीटर विल बी द आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, इनमें से किस ऑप्शन में, विकल्प में गतिज ऊर्जा है, ये आपको देखना है। अब बुलेट फायर्ड बाय अ गन, इसमें बिल्कुल है भाई, बुलेट निकल रही है गन से, बंदूक से गोली निकल रही है तो गतिज ऊर्जा है ना, क्योंकि चाल है, स्पीड है उसके पास, ठीक है। फास्ट मूविंग रेलवे इंजन, चलते जा रही है ट्रेन, स्पीड है तो गतिज ऊर्जा है, ठीक है। स्पीड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक, हमने देखा था वो सरल लोलक जो घर में पेंडुलम वाली घड़ी होती है, वही था सिंपल पेंडुलम। अब स्पीड में है वो, है ना, तो डेफिनेटली कोई भी चीज स्पीड में है तो उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, गतिज ऊर्जा होगी। तो ये क्या हो जाएगा, तो तीनों में ही काइनेटिक एनर्जी है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनर्जी इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा विकल्प जो है या कौन सा कथन ऊर्जा को लेकर के सही नहीं है ना, मतलब वो स्टेटमेंट हमको पता लगाना है जो गलत है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एनर्जी इज नॉट अ फिजिकल सब्सटेंस, ऊर्जा कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, और बात बिल्कुल सही है। एनर्जी ऐसा थोड़ी है कि वो कोई चीज है, आप समझ रहे हैं, मतलब उसके पास वॉल्यूम मास ऐसा कुछ भी नहीं है। एनर्जी एक इनविजिबल है दोस्तों, अदृश्य सत्ता है, ऊर्जा है, कोई उसका आकार आकृति आयतन द्रव्यमान ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। दूसरा, एनर्जी इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क, कोई भी कार्य को करने के लिए जो क्षमता चाहिए, है ना, वो ऊर्जा कहलाती है। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन है, तो ये ऑप्शन भी ट्रू है, सही है ये, ठीक है। एनर्जी कैन बी स्टोर्ड एंड मेजर्ड इन मेनी वेज, ऊर्जा को आप भिन्न भिन्न तरीके से संचित कर सकते हैं और उसे उपयोग में लाया जा सकता है और उसका मापन किया जा सकता है, ये भी सही है। हम कभी स्प्रिंग में स्टोर कर लेते हैं उसे, है ना, कभी हम एनर्जी को सेल में स्टोर कर लिया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से मेजरमेंट भी कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब 3 ट्रू हो गए, तो ऑप्शन जाहिर सी बात है चौथा ही होना चाहिए, बट देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग कन्वर्जन गोज इनटू वैक्यूम, जब कभी भी रूपांतरण के समय में ऊर्जा जो छूटती है वो निर्वात में चले जाती है, ऐसा बोल रहा है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है, जैसे मैंने धनुष बाण से उसको खींचा, उसके मंजे को, है ना, वो स्ट्रिंग को खींचा, अब रिलीज किया, तो रिलीज करूंगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या वैक्यूम में चला जाएगा क्या, नहीं, किसमें कन्वर्ट होता था, काइनेटिक एनर्जी में। ये पूरा वर्क एंड एनर्जी वाला एक रिलेशन वाला लेक्चर है, उसमें हमने अच्छे से थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कवर किए। एनर्जी के पार्ट 1 में पूरा थ्योरी, क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स कवर किए, और आज फिर से वो चीज हो रहा है। तो किसमें कन्वर्ट होता है, स्थितिज ऊर्जा गतिज में कन्वर्ट होता है, पोटेंशियल जो है वो काइनेटिक में कन्वर्ट होता है, ठीक है, वो वैक्यूम वगैरह में नहीं चला जाता। तो ये जो ऑप्शन है ना, दिस इज नॉट ट्रू, फॉल्स है ये, तो यही ऑप्शन होगा आंसर, क्योंकि हमको नॉट ट्रू वाला निकालना था। 20, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय अ 20 kg हैमर व्हेन इट इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, एक हथौड़ी जिसका द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, उसे 10 मीटर ऊंचाई पर उठा दिया है, तो उसका स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है।
MgH लगा देंगे, ठीक है। याद रखिए MDH मसाला जैसे याद होगा आप लोगों को, तो वैसे ये MgH, ठीक है। M की जगह रखेंगे 20। जी दोस्तों कुछ नहीं दिया है तो ऑप्शन को चेक करिए, कोई पॉइंट वगैरह में नहीं है, मतलब जी को 10 लेकर के पहले देखिए, है ना, 10, ठीक है। और हाइट दे दिया है अगेन 10, तो ये हो जाएगा 20, 2 के बाद 3 जीरो, और निकाल रहे हैं एनर्जी, तो ये आएगा जूल, तो ऑप्शन बी, ठीक है, जूल, ध्यान देंगे। MgS 20, G10 रखा, हाइट 10 मीटर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के बारे में गलत कथन कौन सा है वो हमें पता लगाना है। चलिए चालू करें। ड्यूरिंग स्टैटिक स्टेट द एनर्जी कंटेन्ड इन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। स्टैटिक स्टेट, स्टैटिक मतलब होता है विराम अवस्था दोस्तों, स्टैटिक मतलब विराम। इसी को हम और क्या कह सकते हैं, रेस्ट। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है, 0। ये बोर्ड रेस्ट में है ना, विराम अवस्था में है, इसकी स्पीड कितनी है, 0। अगर स्पीड 0 है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बोर्ड का दोस्तों, mv², स्पीड का स्क्वायर बाय 2। स्पीड तो 0 है तो पूरा का पूरा 0। अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है इसका मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है। मैथ्स में या फिजिक्स में कोई चीज नहीं है, उसको कहने का तरीका क्या है, 0। समझ रहे हैं ना। तो स्टैटिक ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, इसका मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि विराम अवस्था में किसी वस्तु के पास जो ऊर्जा है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। बिल्कुल गलत, विराम अवस्था में उसके पास गतिज ऊर्जा रहेगा ही नहीं। चार्ज शून्य है तो गतिज ऊर्जा शून्य। स्टैटिक कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा क्योंकि उसका स्पीड 0 है। तो यही ऑप्शन रॉन्ग है, तो यही होगा हमारा आंसर, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना था, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है ये राइट स्टेटमेंट है क्योंकि फॉर्मूला सही लगाया है। मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैव काइनेटिक एनर्जी, गतिमान वस्तुओं के पास गतिज ऊर्जा होती है, ये भी बात सही है क्योंकि स्पीड है, तो ये भी राइट है। और कौन सा ऑप्शन, द एनर्जी रिसीव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन इट्स स्पीड, चाल के कारण किसी ऑब्जेक्ट के पास जो ऊर्जा होती है वो होती है गतिज ऊर्जा, तो ये भी राइट है, सब राइट है। बस ये पहला वाला जो है ना वो रॉन्ग है और इसलिए यही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड हैज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 120 जूल, फाइंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैंने कहा आपसे कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए आप भी बना सकते हैं, जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैं आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी को लेकर के, यहां पर बताता हूं काइनेटिक एनर्जी को लेकर के। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू mv²/2, जहां k है काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, m मास द्रव्यमान, v है स्पीड या वेलोसिटी मतलब चाल या वेग। जो भी क्वेश्चन डिजाइन करेगा इन तीनों में से कोई 2 चीज उसको देना होगा और एक निकालने को कहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी दिया है, v दिया है, निकालना क्या है, मास। इसके पहले क्वेश्चन में k और m दिया था, v निकालने बोल रहा था। उसके पहले के क्वेश्चंस में m और v दिया था, k, ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो चलिए मास निकालना है, तो मैं मास को इस तरफ रखता हूं और ये क्या हो जाएगा 2k/v²। तो k की वैल्यू है 120, तो दिस इज 120 और v दिया है 4, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर। सॉल्व करते जाइए, दिस इज 2 × 120 और 4 × 4, ठीक है। तो दिस इज 4 1s 4 30s, ठीक है। दिस इज 2 1s 2 2s 2 1s 2 15s। तो फाइनली m क्या आ जाएगा दोस्तों, 15 किलोग्राम, 15 kg, है ना। तो आप एकदम कॉपी नहीं करेंगे इनको, आप खुद से भी सॉल्व करेंगे। 15 kg मास है तो केजी वाला ऑप्शन लेंगे, न्यूटन तो फोर्स का यूनिट होता है, लेने का जरूरत ही नहीं है। 19 तो न्यूमेरिकल वैल्यू ही गलत है। वॉट पावर यानी शक्ति का यूनिट होता है ना भाई, जिसके पास पावरफुल जो वो दूसरे की वॉट लगाता है, ऐसा आपने मूवीज में देखा है ना।
तो वॉट मतलब पावर का यूनिट, हम निकाल रहे हैं मास, तो दैट इज 15 kg विल बी द आंसर। नेक्स्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इज 25 जूल। वॉट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स स्पीड विल बी डबल। दोस्तों शुरुआत के 4 से 5 मिनट में मैंने आपको क्या बताया था, काइनेटिक एनर्जी हमने ऐसा लिखा था स्टेप नंबर 1, स्टेप 2 हमने क्या लिखा था v स्क्वायर, ऐसा लिखा था। फिर वहां पर मैंने क्या बताया था, v अगर 2 टाइम्स हो रहा है, v कितना टाइम्स हो रहा है 2 टाइम्स, यहां पर क्या बोल रहा है स्पीड विल बी डबल, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स, क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, मतलब नई काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो पुराने के 4 गुना रहेगी, और पुरानी कितनी दी गई है यहाँ पर 25 जूल, तो रखिए इसको, और नया वाला कितना आ जाएगा आपके पास, नया काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 100 जूल। दिस इज द आंसर। जल्दी जल्दी में 100C ऑप्शन नहीं कर देना, वो न्यूटन है, फोर्स का यूनिट, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो मैंने बताया, अब आप इसको वर्बली भी कर सकते थे, क्योंकि मैंने आपको शुरुआती दौर में जो आपने शुरू से 5 से 10 मिनट मैंने आपको बताया था कि v 2 गुना तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना, v 5 गुना तो काइनेटिक एनर्जी 25 गुना, उसका स्क्वायर ले लेना है। तो यहां पर v कितना गुना हो रहा है डबल मतलब 2 टाइम्स, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स। तो शुरुआत में अगर 25 जूल था तो 4 टाइम्स होने के बाद कितना होगा 100 जूल। ये आपने क्वेश्चन देखा और तुरंत इसको डबल हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम्स करना है, ओरिजिनल को मल्टीप्लाई करना है 4 से, 100 जूल 5 सेकंड में आएगा ये आंसर, केवल 5 सेकंड में, ठीक है। और बहुत से कैंडिडेट्स होंगे उसमें जो क्या करेंगे, पहले 5 का 2 टाइम्स 10 करेंगे, पहले फिर उसका मास निकालेंगे और फिर उसको जा करके काइनेटिक एनर्जी नया निकालें। वो गलत कर रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन टाइम के वैल्यू को समझ रहे हैं। अगर आपने इसमें 5 सेकंड से ज्यादा ले लिया, देखो आप कन्वेंशनल मेथड से जाओगे ना तो पहले मास निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि मास दिया नहीं है, फिर उस मास को दूसरे एक्सप्रेशन में रखोगे, मतलब जब आपका वेलोसिटी डबल होगा तो 5 को 10 रखोगे, मास रखोगे, फिर काइनेटिक एनर्जी आएगी। 1.5 से 2 मिनट ले लेगा ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आप खुश भी हो जाएंगे, लेकिन वो दूसरे क्वेश्चन का समय खा लेगा, और टाइम आपको फाइनली आप ये कहते मिलेंगे कि अगर मुझे 10 मिनट और मिल जाता तो मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया रहता। यही टेक्निक है सीखने का, है ना। केवल 5 सेकंड से ज्यादा नहीं देना है इसको, स्पीड डबल, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना, ओरिजिनल को 4 गुना कर दीजिए, 25 गुनी 4 100, दैट विल बी द आंसर। 5 सेकंड में सॉल्व। व्हाट इज द चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ। कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ की तरफ गिरते जा रही है, तो दोस्तों टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल, यहां पर मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है, ये क्या होगा कांस्टेंट, है ना। यहां पर एक असम्पशन लिया जाता है कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, हवा के द्वारा प्रतिरोध नगण्य है, तो किसी प्रश्न में दिया रहता है और किसी किसी क्वेश्चन में नहीं दिया रहता। इस क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हमको नहीं लेना है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या होती है कांस्टेंट, बस आपको इतना पता है जैसे वो ऑब्जेक्ट नीचे आते जाती है, वस्तु नीचे गिरते जाती है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होता जाता है, बट टोटल एनर्जी कांस्टेंट उतने का उतना ही रहता है। ये सारे थ्योरी जो है एनर्जी के पार्ट 1 में हमने कवर कर चुके हैं। अब हर लेक्चर में तो वही थ्योरी नहीं चला सकते ना, इसलिए इस लेक्चर का शुरुआत पीवाईक्यूज से किया, ठीक है। थ्योरी आप बिल्कुल उसके लिए लेक्चर 1 विजिट जरूर करें। तो टोटल एनर्जी की जो बात कर रहे हैं, व्हाट इज द चेंज इन टोटल एनर्जी। अच्छा, टोटल एनर्जी क्या हो गई, कांस्टेंट मतलब नियत, है ना, ये कांस्टेंट हो गया। अब कोई चीज कांस्टेंट हो गई है, मतलब उसमें चेंज कितना कहेंगे हम, चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा 0। भाई कोई चीज को कांस्टेंट कह रहे हैं मतलब उसको तभी कांस्टेंट कह रहे हैं जब उसमें कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है मतलब उसमें चेंज कितना है 0, ठीक है। नियत किसे कहते हैं, नियत मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, मतलब परिवर्तन बराबर 0, ठीक है। तो टोटल एनर्जी दोस्तों क्या होगा, डज नॉट चेंज, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, जस्ट बिफोर हिटिंग द अर्थ, ठीक है। अर्थ मतलब ग्राउंड, यानी कि मैदान की बात कर रहा है ये, ठीक है। अर्थ मतलब ग्राउंड, ये मैदान की बात कर रहा है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है दोस्तों, कोई ऑब्जेक्ट लिया हमने यहां पर, ये कोई ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, और वो यहां से गिर रहा है,
और जस्ट बिफोर हिटिंग द अर्थ, ये ऑब्जेक्ट है। तो मान लिया हमने शुरुआत में ये कितनी ऊंचाई पर रहा होगा, तो शुरुआत में ये था h ऊंचाई पर और ये पोजीशन A पर था और जस्ट ग्राउंड पहुंचने से पहले का इसका पोजीशन क्या है, B। मतलब मैदान को छूने से तुरंत पहले जो उसकी स्थिति है वो क्या है, B है ना। और कितनी ऊंचाई से उसे गिराया जा रहा है, मान लिया हमने h ऊंचाई से गिराया जा रहा है। क्लियर है। तो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, स्क्रीन को पॉज कर लें, बढ़िया से आप खुद भी सोच सकते हैं। जस्ट बिफोर हिटिंग द अर्थ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज 400 जूल। क्लियर। एट विच हाइट इट वॉज ड्रॉप। हिंदी में, मैदान को तुरंत छूने के पहले वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है, वस्तु का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, वस्तु को कितनी ऊंचाई से नीचे गिराया गया है, ये प्रश्न है और ये आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है। तो ध्यान रखें, फिर से ये थ्योरी है, जब इसको यहां से गिराया जा रहा है बोल रहे हैं ना, तो कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा। इसे क्या कर रहा जा रहा है, गिराया जा रहा है, गिराया जा रहा है मतलब ड्रॉप। अच्छा वो दोस्तों, ड्रॉप्ड मतलब क्या है कि यहां पर इस चीज को ड्रॉप मतलब क्या होता है, ऐसा, ये मैंने इसको अभी होल्ड करके रखा हुआ है और ड्रॉप कर दिया। तो शुरुआत में जब होल्ड करके रखा था तो इसका स्पीड कितना था, 0, मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0। तो इसके पास केवल और केवल कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही छोड़ दिया, अब पोटेंशियल क्या होते जा रही है, काइनेटिक में कन्वर्ट होते जा रही है। स्थितिज ऊर्जा किसमें रूपांतरित होते जा रही है, गतिज ऊर्जा में, और तभी तो उसकी गति क्या है, बढ़ते जा रही है ना। तो दोस्तों क्या होता है, जैसे जैसे ये नीचे आते जाता है इसका पोटेंशियल कन्वर्ट होते जाता है किसमें, काइनेटिक में। मतलब कि सपोज करिए कि ऊंचाई पर इसका पोटेंशियल एनर्जी था 100 जूल, जैसे जैसे नीचे आते जाएगा पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाएगा, 100, 90, 80, 70। अब सपोज करें 100 से 70 जूल हो गया, तो बचा पोटेंशियल एनर्जी कहां गया, वो खर्च हो गया, खपत हो गया, कंज्यूम हो गया उसको स्पीड देने में। मतलब कि वो जो 30 जूल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक में। और जैसे जैसे नीचे जाते जाएगा, नीचे जाते जाएगा, ग्राउंड पहुंचने पर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, होल, मतलब पूरा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, है ना। पूरा पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो ये इसका क्या बोलना चाहिए, लॉजिक है। अब देखते हैं ना, सॉल्व करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास कितना था शुरुआत में, पॉइंट ए पर mgh, ठीक है। यही पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट जब बी पर पहुंच रहा है तो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी जो बी पर है। देखिए कितना बढ़िया एक्सप्रेशन आ रहा है, जो पोटेंशियल एनर्जी ए पर है वही काइनेटिक एनर्जी होगा बी पर, क्योंकि जब वो ए से बी आएगा तो उसका पूरा पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। और बी पर काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है दोस्तों, 400 जूल, तो इसको लिखेंगे 400। और यहां पर mgh है ना, तो m की जगह क्या लिखेंगे, 2, ठीक है। g की जगह आपको कुछ लेने को बोला है क्या, नहीं, तो 10 लेकर के चलिए, और ये आएगा हाइट h और ये होगा 400। ये कैंसल, ये कैंसल, 2 1s are 2 20s are, ठीक है। और h इज इक्वल टू 20 मीटर। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, फिर से एक बार कहता हूं कि इसका बकायदा हमने एक तरीके से प्रूफ देखा हुआ है एनर्जी के पार्ट 1 और उनके पहले के लेक्चर्स, रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी वाले। प्रूफ कि ये कैसे कन्वर्ट हो जा रहा है और क्या उसके पीछे का साइंस है, ठीक है। वो सारी चीजें डिस्कशन में हम उस लेक्चर में लिए हुए हैं। यहां पर उसका एप्लीकेशन पार्ट हम देख रहे हैं। तो h कितना है, 20 मीटर। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी, इनमें से किसके पास गतिज ऊर्जा नहीं है। रोलिंग स्टोन, अब रोलिंग है मतलब वो रोल हो रहा है भाई, स्पीड है ना, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। फॉलिंग कोकोनट, नारियल गिर रहा है, स्पीड है उसके पास, होगा। रेज्ड हैमर, उठा हुआ हथौड़ा, उठा हुआ है मतलब रखा हुआ है अब एक जगह, ऐसे, ठीक है,
उठा हुआ है तो उसके पास केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। तो हमको वही निकालना था जिसके पास नहीं है, तो यही ऑप्शन आंसर होगा। बाकी मूविंग कार तो डेफिनेटली स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी होगा। नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ 9800 जूल was used to lift the 70 kg weight at which height the weight was lifted। 9800 जूल ऊर्जा का उपयोग किया जाता है 70 किलोग्राम के वस्तु को उठाने के लिए। तो कितनी ऊंचाई तक उसे उठाया जा सकता है ये दिया, ठीक है। तो भाई जिस भी ऊंचाई तक उठाया उसको, मान लिया कितने ऊंचाई तक, अब सपोज करिए ये वस्तु है, उठा रहे हैं इसको, है ना, इसका मास दे दिया है 70 kg। तो कितने ऊंचाई तक उठाया, मान लीजिए इसको h ऊंचाई तक उठाया, और जो एनर्जी लग रहा है इसको उठाने में वो कितना लग रहा है 9800। तो जो भी एनर्जी आपने लगाया इसको उठाने में वो इसमें स्टोर हो जाएगा, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई इसके पास 9800, और ये किसके बराबर होता है mgh। तो फिर से वही 9800, m कितना हो जाएगा 70, g 10 ले लीजिए और हाइट निकालना है ना। तो क्या होगा देखेंगे, 2 0 यहां से कैंसल, क्लियर है। अब यहां से देखिए h की वैल्यू आएगी 98/7, क्लियर है। जैसे 7 1 7 4 h इज इक्वल टू 14 मीटर। देखिए मैंने कहा पहाड़ा याद होना चाहिए, पहाड़ा जिसका याद होगा सेकंड में बनेगा, नहीं तो छोटी छोटी चीज में टाइम जाता है। तो आंसर इज 14 मीटर। तो नेक्स्ट, ओह थैंक्स। तो दोस्तों देखिए लेक्चर्स में हमने बिल्कुल जो देखा आज कि एक तो कन्वेंशनल मेथड से निकाला और दूसरा कॉमन सेंस फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स और वो प्रोपोर्शनलिटी वाले मेथड। उससे आप बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बिना पेन कॉपी के निकाल सकते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं एक एंड नोट जो है वो, कि एक 20 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, एक 40 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, दोनों के पास सेम एनर्जी है, तो कौन धीरे भागेगा बताइए। तो जो ज्यादा भारी होगा वो धीरे भागेगा, ठीक है। अब लोग इसको पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ये आपको देखते ही ऑप्शन को टिक करना है, क्लियर है ना। और सोचने का तरीका क्या बताया आपको, कि आप अपने आप को इमेजिन करिए साइकिल चला रहे हैं, आपके पास सेम एनर्जी है, एक बार कोई हल्की, आपने किसी हल्के व्यक्ति को बैठाया और एक बार किसी भारी व्यक्ति को बैठाया, तो जाहिर सी बात है जब भारी व्यक्ति को बैठाएंगे तो साइकिल की स्पीड कैसे रहेगी, कम रहेगी। तो हैवियर द ऑब्जेक्ट लेसर विल बी द स्पीड, वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसकी जो चाल है, वेग है, वो कम आएगा, ठीक है, अगर ऊर्जा समान है तो। ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट जैसे k इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, ये हमने देखा, v 3 गुना तो k 9 गुना, v 4 गुना तो k 16 गुना। ये सब बिना पेन और कॉपी के। तो आप बकायदा इसको नोट्स बना के अगर रखते हैं और दिमाग में रखते हैं तो डेफिनेटली इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस फिर आएंगे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, और आप उसको कर लेंगे, है ना। ऐसा मेरा एक आशा है, उम्मीद है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।